हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम बात करेंगे पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स शुरू से लेके अंत तक। मतलब हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कुछ हिस्से को आज इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन के अंदर कवर करेंगे, बाकी कुछ हिस्से को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका लोकपाल, ह्यूमन राइट कमीशन, नीति आयोग और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ तक जो इंडियन पॉलिटी है बेसिकली, अगर जो हम बात करें जो लक्ष्मीकांत बुक है उसको फॉलो करते हुए स्टार्टिंग टू एंड जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये पूरी वीडियो सीरीज़ आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहने वाली है, महत्वपूर्ण। चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, या फिर आप एसएससी देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पर इंडियन पॉलिटी आपसे पूछी जाती है, तो वहाँ के संदर्भ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं इस वीडियो सेक्शन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर 1 है हमारा ये। और इस चैप्टर 1 के अंदर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको समझने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें। और अंत तक देखने के बाद अब वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिए, हम आगे अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बढ़े उससे पहले आपको कुछ चीज़ें एक फ्लो डायग्राम के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ कब घटित हुई पूरे इतिहास के टाइम में। ठीक है, अगर जो हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़, अगर यहाँ पर हम ब्लैक कलर लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई साल जो है, मतलब कुछ ईयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टाइमलाइन बेसिकली हम पढ़ेंगे भी उसी हिसाब से, और वो टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए कि किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आई। तो सबसे पहले हुआ एक घटना जो हुई थी 1773 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या आया था, इस दौरान आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, हम इन सभी टॉपिक्स को, इन्हीं पॉइंट्स को हम और डिटेल में भी देखेंगे, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फ्लो डायग्राम देख रहे हैं कि किसके बाद क्या चीज़ हुई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद हुआ 1784, यहाँ पर था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 के बाद आता है 1813, और 1813 में क्या आता है, चार्टर्ड एक्ट। इसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। फिर हम बात करेंगे इसी के आगे 1833। देखिए हर चीज़, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10-10 साल के अंतराल पर। देखिए यहाँ पर तो जल्दी हो गया, करीब 9 साल के बाद ये चीज़ आ गई, बट उसके बाद जो है ये हर 20 साल के इंटरवल में लगभग ये कोई ना कोई एक्ट आ रहा है। ये भी आपका क्या था, चार्टर्ड एक्ट। इसके बाद आता है 1853 का, 1853 दैट इज़ 53, ये भी क्या रहा है आपका, ये भी चार्टर्ड एक्ट रहा है। देखिए 3 चार्टर्ड एक्ट हो गए, एक रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। 53 के बाद 58 में, ठीक है, मतलब 58 में आता है, क्योंकि 57 में, 1857 में क्या होता है, देखिए 1857 में क्या होता है, विद्रोह होता है ना। 1857 की जो क्रांति है उसकी ये घटना होने के बाद जो एक्ट्स आए उनके नाम में परिवर्तन देखने को मिला। जो चार्टर्ड एक्ट्स कहलाए जा रहे थे आपके 1857 से पहले, अब उनमें क्या परिवर्तन हो गया, देखिए यहाँ पर ये फ्लो चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे 1858 की, 57 के रिवॉल्ट के बाद। यहाँ पर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसे कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद देखिए ये नाम भी कई बार, थोड़ा सा कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट को क्या कहा गया है। समटाइम्स इट में बी आस्क्ड, बट कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 1861 की। 1861 का जो एक्ट आया इसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, ICA लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद आता है 61 के बाद 1892। ठीक है, हम हर एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी ये भी है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, देन ये है आपका 92 का। इसके बाद क्या होता है, 1909 का जो एक्ट आता है इसे कहा जाता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। देन इसके बाद आती है आपकी 1919 की, ये क्या है आपका
1919 ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 के अंदर, फिर आता है 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 1935 1935 का जो एक्ट था उसे भी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट एक्ट आता है वो होता है आपका 1947 का इंडिपेंडेंस, इसी शॉर्ट में लिखे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये एक क्रोनोलॉजी है, ये क्रम है कि जो इवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भारतीय संविधान है हमारा, उसका जो शुरुआत होती है वो 1773 से शुरू होती है और ये बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आती गई और हमने कुछ चीज़ें इनमें से ली हैं। मोस्टली हमने 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहाँ से लिया है और बहुत सारी कुछ चीज़ें पुराने एक्ट से भी हमने बोरो की है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक एक पॉइंट की तरफ और इन्हीं सभी चीज़ों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट लाया गया था कंट्रोल करने के लिए किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सी हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी कहाँ पर बैठी थी? ये बैठी थी आपकी भारत के अंदर, ठीक है। जो भारत के अंदर ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे? उनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये एक्ट लाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं हमने उनको हाईलाइट किया हुआ है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन रेगुलेटिंग एक्ट्स के उनको हमने यहाँ मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये एक्ट लाया गया ताकि वो रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के को, जो भारत के अंदर राज कर रही थी, भारत के अंदर काम कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इस एक्ट के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है हैज़ अ राइट टू मेक एनी लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। देखिए इसमें के अंदर क्या होता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई भी लॉ बना सकती है जिसके तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति का अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, या कह लीजिए आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो पहले एक पोस्ट हुआ करती थी 1773 से पहले, जिसे कहते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो उस गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद था, क्योंकि देखिए जब ब्रिटिशर्स आए थे वो बंगाल में आए थे, तो बंगाल में आने के बाद वहीं पर ही उन लोगों ने ज़्यादा अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर जब इस्टेब्लिश किया तो वहाँ पर जो मुखिया था, मतलब पूरे एरिया को जो कंट्रोल करता था, तो उसका नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक। अब गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उस पद का नाम बदलकर इन लोगों ने क्या कर दिया गया, वो कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और साथ में उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या हो गई भाई? देखिए एक मंत्री हो गया, ये कह लीजिए कि हेड हो गया, हेड के साथ में कुछ उसको असिस्टेंट दे दिए गए ताकि वहाँ का जो कार्यकाल है, मतलब जो कार्य है उनको क्या कर सके, वो आसानी से संभाल सके, कर सके, ठीक है। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर्स थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पर हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, तो उन्हीं को आपको ज़्यादातर फोकस करना है अपने माइंड में, ठीक है, कौन सी चीज़ क्या क्या हुई। और यहाँ पर जो लॉर्ड वारन हास्टिंग हैं, ये बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी देखिए कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद है, ये इसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, फिर वॉइसरॉय बनेगा, तो बहुत सारे चेंजेस आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में ये चीज़ें हुई। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन इस पॉइंट से, जो आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि इस एक्ट के तहत जो 1773 का एक्ट था उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहाँ पर इस्टेब्लिश करी गई थी? कलकत्ता के अंदर। और उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। आज की डेट में हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और वहाँ पर कितने जजेस हैं? 33 जजेस हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस हैं। दैट मीन्स 34 इन टोटल स्ट्रेंथ है हमारे पास एट प्रेजेंट। ये भविष्य में बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से एक्ट के तहत शुरू किया गया था? 1773 के तहत, ठीक है। भाई सुप्रीम कोर्ट बनेगा ये कहा गया 1773 के एक्ट में,
बट इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगले साल। मतलब देखिए एक्ट में तो कह दिया कि भाई 1773 में भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बनेगा, बट जो बना एक्चुअली में वो बना था आपका 1774 में। और यहाँ पर सर इलाज इम्प्ले, ठीक है, ये नाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इलाज इम्प्ले, ये बने पहले चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता के अंदर, वहाँ पर जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे इलाज इम्प्ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, देखिए तीन इंपॉर्टेंट एरियाज चल रहे थे, वो थे, एक तो मद्रास था, एक बॉम्बे था और एक था बंगाल, ठीक है। तो जो गवर्नर था बंगाल का, उसका नाम क्या बदल दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया उसे। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो सुपीरियर हो जाता है किससे, गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे। जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हैं उनसे क्या हो जाता है, सीनियर हो जाता है। मतलब जो ये हो गया कि जो हेड हो गया वो कौन हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट बन जाते हैं आपके गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। तो सुपीरियरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बंगाल वाले गवर्नर की। अब यहाँ पर जो होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी यहाँ पर बात करी गई है, जो कि रिपोर्ट तलब करता है किसके बारे में, जो टैक्स का रख किया गया है, या मिलिट्री के बारे में, सिविल अफेयर्स के बारे में, कंपनीज़ के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके 1773 के एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये लगभग मेरे ख्याल से 8 पॉइंट थे। इस आठों के आठों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1773 में जो एक्ट आया था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट कर रहा है, नाम ही बता रहा था ना, रेगुलेट करेगा वो किसी न किसी चीज़ को। तो जब यहाँ पर रेगुलेशन का काम हो रहा है तो रेगुलेट तो कर दिया भाई, उसके बाद क्या है, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स 1774 से आपकी चीज़ें लागू हुई मोस्टली, है ना। तो 10 साल के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है, ये बेसिकली रेक्टिफाई करता है, ठीक है, जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधार करने का काम करता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहाँ पर जो होता है क्या, ये आता है 84 के अंदर, 1784, लगभग 10 साल के बाद आपका ये एक्ट लाया जाता है। इसके अंदर जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शन हैं और पॉलिटिकल फंक्शन है उनको अलग कर दिया जाता है। देखिए 1773 के अंदर कंपनी क्या कर रही थी भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, आपने हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे थे, वो सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, सभी तरीके के जो अफेयर्स हैं उन सबको आप देख रहे थे, उन सब के बारे में आप जो भी काम चल रहा है वो एक ही कंपनी ही बेसिकली बात कर रही थी वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कमर्शियल फंक्शंस हैं, जो रेवेन्यू है, टैक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें जो हैं इसको अलग कर दिया गया पॉलिटिकल फंक्शन से। जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, मतलब वहाँ पर सरकार चला रहे हैं और आप कमर्शियल फंक्शन जो है आपका, दोनों चीज़ों को यहाँ पर अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के अलग किए गए, किस एक्ट के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अलॉटेड कमर्शियल फंक्शन। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इनको अलॉट कर दिया गया कि भाई देखिए आप लोग जो है कमर्शियल फंक्शन को देखिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक ग्रुप है, उसको क्या कर दिया गया, इसके अंदर 6 लोग हैं और उनको ये अपॉइंट कर दिया गया कि भैया आप लोग जो है पॉलिटिकल अफेयर्स या बेसिकली आप कह लीजिए प्रशासन का कार्य संभालिए। कमर्शियल किसको दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिया गया पॉलिटिकल अफेयर्स को, जिसके अंदर 6 मेंबर्स थे। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ घटित होती है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना, उसके अंदर जब हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें बात करी थी, कितने लोग थे, 4 लोग रखे गए थे ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। बट यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको अंदर जो 4 लोग थे उनको रिड्यूस कर दिया गया 3, उनको 4 में से 1 कम करके 3 कर दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। चलिए अब हम बात करते हैं आगे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, अभी देखिए अभी जो हमारे नेक्स्ट 3 एक्ट्स होंगे वो बेसिकली क्या है, चार्टर्ड एक्ट्स हैं। तो जो पहला चार्टर्ड एक्ट है 1813 का, उसके अंदर ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड पर, वो क्या कर दी गई, यहाँ पर ख़त्म कर दी गई, ठीक है, ख़त्म कर दी गई। बट 2 चीज़ों पर छोड़कर, पहली चीज़ थी कि ट्रेड जो है मोनोपोली बनी रहेगी किस पर,
चाय पर, भाई देखिए चाय का जो ट्रेड है और ट्रेड विद चाइना, इसकी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगी। बाकी चीज़ें पर मोनोपोली इसकी क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। पहले क्या था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारी चीज़ें भारत से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर ट्रेड करती थी। बट जो चाय है और चाइना के साथ ट्रेड, टी एंड चाइना है ना, इन दोनों के साथ में जो ट्रेड है, इन दोनों चीज़ों के साथ में, तो उसको रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बाकियों को यहाँ से मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर दी जाती है। और इसी टाइम पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उनको अलाउ किया गया कि वो भारत के अंदर आएँ और अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो हम बात करें, ये क्वेश्चन आई थिंक कहीं मैंने देखा हुआ है, क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिश्चियनिटी को अलाउड किया गया किस एक्ट के तहत कि भारत के अंदर आए वो और वो अपना प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म को फैलाएं, उसकी विशेषताएं बताएं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये हुआ था चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत। फिर क्या होता है यहाँ पर जो है कंपनी इन्वेस्ट करती है 1 लाख रुपए हर साल फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। भाई देखिए कंपनी क्या है ना, बाहर से आई, इंग्लैंड से आई है ना, लंदन से कंपनी आई, भारत में अपना व्यापार कर रही है। भारत में व्यापार तो कर रही है, बट यहाँ पर क्या है, जो लोअर पोजीशनिंग है, बेसिकली जो क्लरिकल पोस्ट हैं या अदर पोस्ट हैं, उस पर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सभी लोगों को लंदन से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर काम करेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो आपको जो लोकल सोर्सेज हैं उनका भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। लोकल सोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो भी जो भारतीय हैं वो उनके काम आ सकें, तो उसके लिए 1 लाख रुपए हर साल वो जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करने लगी किस पर, भारतीयों की शिक्षा पर। ताकि भारतीयों को क्या है, वो कुछ इंग्लिश पढ़ाती थी, लिटरली इंग्लिश या बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करते थे, ताकि वो जो उनके काम काज हैं उनमें थोड़ी सी उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पर उनकी संसद में ये डिफाइन कर दिया गया कि भाई जो है ब्रिटिश टेरिटरी जो है, मतलब जो भारत है वो भी ब्रिटिश टेरिटरी का एक हिस्सा है। मतलब अभी तक देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश की, वो ही कहती है कि जो भारत है वो भी हमारा ही हिस्सा है, मतलब हमारा ही एम्पायर है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको मिल जाती है डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे है हमारा चार्टर्ड एक्ट 1833 का। तो यहाँ पर जो पद था, अभी हमने बात करी थी ना, देखिए 1773 में हमारे साथ क्या हुआ, 1773 के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। अब देखिए 1883 के अंदर 73 में था और फिर 1833 लगभग ये कह लीजिए कि 50 साल के बाद ये पद फिर बदलता है। इस पद का नाम बदलता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से अभी हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1833 के अंदर, वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वहाँ कौन थे, वहाँ कौन थे भाई, वहाँ थे आपके जो है वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे वॉरेन हास्टिंग, और यहाँ पर जो बने वो है विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार किसी वनडे एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है जनरली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है कि जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ब्रिटिश की, भारत बेसिकली हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया की, जो भारत ब्रिटिश के अधीन है, उसके अंदर जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किसके पास चली जाती हैं, वो चली जाती हैं गवर्नर जनरल के पास। कौन सा गवर्नर जनरल, यही है भाई विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में। ठीक है, और यहाँ पर इसकी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे वो वापस से कितने बढ़ जाते हैं आपके, 4। देखिए शुरुआत में हुआ 4, फिर हुए 3, अब यहाँ पर वापस हो गए फिर से 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक लॉ एडिशनल जो चौथा मेंबर यहाँ पर ज्वाइन हुआ ना काउंसिल के अंदर, वो कौन था, लॉ मेंबर था, कानूनी सलाहकार जिसे कहते हैं, है ना। तो वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड हुआ एज अ लॉ मेंबर, और जो पहला लॉ मेंबर जो अपॉइंट किया गया था वो था लॉर्ड मकॉले। लॉर्ड मकॉले was the first person to be designated as the 4th member in the Governor General Council, बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल के अंदर।
ये हुआ आपका सारा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। तो यहाँ पर जो एक्ट है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, मोस्टली एस्पिरेंट जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उसका जो इंक्लूडिंग हुआ, जिसके अंदर भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, वो आता है आपका 1853 के एक्ट के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओपन कंपटीशन फॉर द इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज, ये स्टार्ट होता है 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। और इस एक्ट के अंदर ये एम्पावर किया गया है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, आइदर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक नई प्रेसिडेंसी और अपॉइंट कर सकते हैं एक लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? जो ये वही लोग हैं जो क्या कर रहे थे, आपके जो आपके मैटर्स थे, कौन से मैटर्स? कमर्शियल मैटर्स, ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस को बेसिकली जो हैंडल कर रहे थे, वो लोग एक नई प्रेसिडेंसी, मतलब एक अलग क्षेत्र बना सकते हैं, या फिर किसी एक अपने जूनियर को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब एज अ लेफ्टिनेंट, मतलब अपना एक क्या कहते हैं ना, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाके रख सकते हैं। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के, ये क्या हो जाते हैं, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसे हम आज की डेट में हम बात करते हैं, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, वो जो गवर्नर जनरल की थी वो इस्टेब्लिश होती है। गवर्नर जनरल की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 1853 के एक्ट के तहत जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें इसे। और इसके अंदर 6 मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, और उन 6 लोगों में से 4 अपॉइंट होते हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी है? ये वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सेपरेट किए अपने अपने क्षेत्र को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, जो इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो पहले थी, जब ये बने थे तो 24 थी। इसमें क्या हो जाती है, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम? इसलिए हो जाती है क्योंकि इन लोगों ने खुद के ही रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग एरियाज़ में इस्टेब्लिश कर दिए हैं। तो जो कंप्लीट एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक जो बॉडी है, उसके लोगों की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पर कम कर दी जाती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है साथ में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि राइट ऑफ कास्टिंग वोट, जो वोट देने का अधिकार है, मतलब देखिए जब आप काउंसिल के लिए किसी को इलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक वोटिंग सिस्टम था। तो उस वोटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, उसको वोट करने का जो है अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके किसके, 1853 के जो एक्ट था। कौन सा एक्ट? चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट पॉइंट है सिविल सर्विसेज वाला। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 के आगे के जो एक्ट्स आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो नए लोग, जो लोग ज्वाइन हुए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।